Now I will invite Pooja Meena madam. आप उधर बैठिए. I will ask Naveen sir to come here and present flowers. Thank you. I'm very happy she took time and she came. Yesterday after the class she had come and I asked her why you have come. You should have come in the morning batch, but she was kind enough that she said I will come tomorrow also, and she's, as per her promise, she's there. Now I will not waste your time. Okay? I want that you listen to her journey. It is her first attempt. Yes. First attempt, and many of you are first attempters. Okay? Many people have shared their views online also. You can listen to them also. And few are coming here, and Pooja is the first in your batch. Yesterday, Mridul had come in the evening batch, and today she is the first in your batch. You would have a lot of queries to ask, strategies, etc., etc. So first of all, 2-3 questions I will ask, which will be common. Then I will hand over the baton to the ma'am. Okay, ma'am. Tell me something about your journey. Thank you, sir. जैसे कि 2022 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी सर की, मई में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था. मैंने एनएलयू पटियाला से लॉग किया है. तो उसके बाद फर्स्ट डे में कोचिंग आई थी, तो मैं ऐसे थी कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट डाउट ये था. तो विजय सर मुझे मिले थे, तो उन्होंने बोला फॉर्म भर दो. तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरा तो क्वेश्चन ही यही है कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी भी तो काम आ सकती है, कि मैं एनएलयू की स्टूडेंट हूँ तो ठीक है. फिर सर ने मुझे बुलाया, तो सर ने पूछा कि ठीक है, एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शंस होते हैं. तो 167 होते हैं, मैंने बोला 157 होते हैं. तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ गया था कि मुझे कर लेनी चाहिए. उसके बाद में आगे जाके एविडेंस एक्ट के टेस्ट सीरीज वगैरह हुई. मैंने टेस्ट सीरीज सारी दी थी, मतलब जैसे जैसे मेरी क्लासेस चली वैसे वैसे मैंने टेस्ट सीरीज सारी दी थी, सब्जेक्टिव वाली भी और ऑब्जेक्टिव वाली दोनों दी थी. उसके बाद में एविडेंस में ऐसा हुआ, मुझे फर्स्ट टेस्ट में एक्सीलेंट मिला, फिर वेरी गुड हुआ सेकंड में, और 3 होती हैं एक सब्जेक्ट की, थर्ड में वो गुड हो गया. तो मैं ऐसी थी कि मैं ऐसे नीचे क्यों जा रही हूँ, और वो मेरा फर्स्ट मंथ ही था. फर्स्ट मंथ के बाद में तो मैं सर के पास पहुंच गई कि सर मुझे तो बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे कैसे करूंगी कि मैं नीचे जा रही हूँ धीरे धीरे. तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मेरी शीट ली, और उसके पीछे गीता का एक श्लोक है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, और उन्होंने वो लिखा था और मैंने उसकी फोटो क्लिक करके रखी थी. और जब भी मतलब मुझे एंग्जाइटी हुई ना पूरे इस पीरियड में, क्योंकि 2022 से लेकर 24 में जाके वैकेंसी आई, तो मैं बस उसको पढ़ लेती थी. हाँ ठीक है, वो इतना ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ कर देगा, लेकिन उसको पढ़ के बीच बीच में फील होता था कि ठीक है, आगे के लिए मुझे कॉन्शियस नहीं होना, जो भी कर रही हूँ उसके लिए मुझे रेडी रहना है हमेशा के लिए. उसके बाद भी सारी टेस्ट सीरीज में चाहे वो गुड आया, वो कभी गुड से नीचे नहीं गया, क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स हमेशा लगाती थी. वो एक्सेंट ही रहा, लेकिन मतलब मैं फिर भी अपने एफर्ट्स हमेशा रखती थी कि कुछ ना कुछ कम रह जाएगा. उसके बाद में दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम पहले आया था अभी 2024 में, वो जनवरी में पहले ही नोटिफाई हो गया था. आरजेएस का था नहीं, तो मैंने दिल्ली जुडिशरी दिया, मेरा प्री क्लियर हुआ. उसके बाद मैंने मेंस दे रखा है, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है. तो मैंने दिल्ली जुडिशरी का पैटर्न ना, उसमें जीके और रीसेंट केस लॉज से बनते हैं, मतलब तो रीसेंट केस लॉज मेरे उसी टाइम पे प्रिपेयर हो गए थे, मैं काफ़ी वेल प्रिपेयर थी. तो आरजेएस तब भी नोटिफाई नहीं हुआ, मेंस भी हो गया उसका, फिर जाके नोटिफिकेशन आया कि चलो आरजेएस है, और मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी एनीवे कि हाँ यही करना है मेरे को. तो केस लॉ सारे उसी से प्रिपेयर थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते मतलब मैंने स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ी थी कि हाँ बुक्स से भी पढ़ूंगी, सब कुछ कर लूंगी, सर के नोट्स भी कर लूंगी, पर सर तब भी बोलते थे कि हाँ ठीक है, नहीं हो पाता इतना. और वही हुआ लास्ट में, बेयर एक्ट और वो मेन केस लॉ बचे थे सारे सब्जेक्ट के 100 और ऐसे करके. बस यही था सर, टेस्ट सीरीज और सर की गाइडेंस बस. खाली तो बजा दो भाई. शॉर्ट एंड स्वीट पूरी जर्नी बताई. ठीक है, आप में से किसी का क्वेश्चन है क्या? नहीं तो फिर मैं शुरुआत करूं क्वेश्चन पूछने से. ठीक है, एक आध मैं पूछता हूँ, फिर जो भी मन में हो वो पूछ लेना. ठीक है भैया, आप भी भैया ऑनलाइन वाले, बस ऑनलाइन वाले ध्यान क्या रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, है ना. ये हाँ बिल्कुल सर, शुभम सर देंगे आपको मौका. ठीक है, वीडियो ऑन रखना और हैंड रेस कर लेना, तो ये भैया बैठे ये कर लेंगे. ठीक है. हाँ मैम, प्री और मेंस के बीच में बहुत कम समय था, उस समय आपने क्या किया? सब प्री के टाइम पे तो मैं बेयर एक्ट से काफी वो थी पहले से, मतलब मेरा शायद एक एक बेयर एक्ट 20 बार रिवाइज हो चुका होता, और एविडेंस सबसे पहले हुआ था, तो एविडेंस आई थिंक 50 टाइम्स चले गया था वो
रिविजन में, मैंने कभी बैराक नहीं छोड़े थे, तो उसके बाद में मेरे को लगा बैराक ही पढ़ने हैं। और सर ने भी अपनी स्ट्रैटेजी मतलब बोल दिया था कि क्वेश्चंस का मतलब पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि सारे मतलब एमपी जुडिशरी में भी चेंज लगा था। तो उसी टाइम पे बैराक में मतलब एक एक वर्ड पे इतना चेंज आपको फील हो रहा था कि हाँ कुछ भी वर्ड नहीं छूट जाए। काफी बार ऐसा हो रहा था कि आपको मे नॉट याद था लेकिन वो मे ही था वहां पे। तो ये वाली चीजें और अच्छे से देख ली मैंने, मतलब दो मेरे बैराक बहुत ऐसे थे टिप्स पे, लेकिन फिर भी मैं एक एक वर्ड पे फिर से ध्यान दे रही थी उसको कि 2-3 बारी बैराक बैराक रिवाइज कर लूँ। फिर मेंस के टाइम पे भी चलो एक मतलब 45 डेज तो मिले ही थे हमें, और पहले से भी मतलब एक आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं उससे पहले ही प्रिपेयर करने लग गई थी। तो उसमें भी मैंने बैराक ही रखे थे नोट्स, क्योंकि उस टाइम पे मतलब आपका मन नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप उसको इतनी बार पढ़ चुके होते हो ना कि फिर से यार उस कॉपी को दोबारा दोबारा करो। तो बैराक चीज अच्छी होती है। और उसके बाद केस लॉज आप मतलब पूरे वो हो जाओ कि इस सेक्शन में ये केस लॉज है 3, तो ये है ही फिक्स है वो वाली चीज। तो आपको नोट्स दोबारा से नहीं करनी पड़ेंगे, क्योंकि एनीवे आपको वहाँ बैराक लिखने का ही टाइम मिलता है, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। मतलब सेकंड्स भी निकाल लोगे ना आप तो क्वेश्चन पेपर छूट ही जाएगा आपका। मैम एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि है ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जो लॉ है लास्ट में इतना कंडेंस हो जाता है कि 24 आवर्स, जैसे एविडेंस पूरा 3 घंटे में हो जाता है, आईपीसी पूरा 4 घंटे में हो जाता है, मतलब अब तो बीएनएस हो गया ऐसे। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस सर। और ये इतना छोटा हो जाता है ना कि मतलब लगता है ना कि आईपीसी के इतने सेक्शंस थे वो कहाँ चले गए, पता ही नहीं चलता कि 511 तो मतलब वो 200 के समथिंग ही रह जाते हैं आपके पास में। और आप डायरेक्ट देखोगे ना वो नेक्स्ट लाइन बताएगा, उससे पहले आपके दिमाग में नेक्स्ट लाइन छप जाती है, इतना ज्यादा अगर आप रिविजन अच्छे से कर रहे हो उस चीज का। और वो चीज बहुत छोटी हो जाती है। और इवन आपको मेंस के टाइम पे आपको लगता है ना कि बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो भी आप डिटेल में नहीं पढ़ते हो, क्योंकि एनी वो इतना छोटा हो जाता है आपके दिमाग में भी कि यार इसमें तो ये दे रखा है, इसमें तो ये दे रखा है, पढ़ना ही ऐसे स्टार्ट करते हो उसको। मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि ये जो आरएएस है, आईएएस है, उसका 1/10 आरजेएस है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, ऑल दो यू आर ए सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, डू यू थिंक इट इज ए क्रैकेबल एग्जाम according to you? Or if it is yes, what things should students remember while taking this exam? अंटिल यू अचीव समथिंग क्रैकेबल कुछ भी नहीं लगता, आपको लगता है कि ड्रीम ही है, ये एम ही रह जाएगा मेरी लाइफ का। उसके अलावा मतलब कंसिस्टेंसी वाली चीज मैटर करती है। जैसे मैं ऑफलाइन स्टूडेंट थी 6 महीने तक, तो मैं क्लासेस रेगुलर थी, एक भी दिन मुझे नहीं याद कि मैंने कोई क्लास मिस करी है। और अगर करी है तो मेरे फ्रेंड्स में उनको बोलती थी कि ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना सर की। एट टाइम्स देखो मतलब मेरे बैचमेट्स को भी लगता था, मुझसे जूनियर्स को भी लगता है और आपको भी लगता होगा कि सर ना बहुत स्टोरीज सुनाते हैं। पर मेरी लाइफ में वो स्टोरीज ही थी, मतलब मैं ये 1 घंटे स्टोरी सुना के चले जाएंगे, लेकिन जब आप उस नोट्स को फिर से रेफर करोगे ना आप वो स्टोरी कभी नहीं भूलते। और वो स्टोरी का मतलब कुछ ना कुछ मोटिव होता है, वो ऐसे ही नहीं होता कुछ भी, मतलब वो लगता है उस टाइम पे कि क्या बोल के चले गए, ये था क्या कंसेप्ट। सॉरी सर, पर एक्चुअल में वो बाद में बहुत काम में आता है। बाद में बहुत काम आता है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अब मुझे खिसकना चाहिए, ठीक है, फिर आप पूछना है, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। मैं एक मान लीजिए मैं एक बच्चा हूँ जो 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट टाइम आरजेएस दूंगा, मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपने 5 ईयर लॉक किया है और आपका मतलब 4th-5th ईयर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज को आप मतलब स्टेक पे रख के आप इसके लिए प्रिपेयर करने लग जाओ। क्योंकि मैं बताती हूँ, जैसे मैं इंटरव्यू में एंटर भी नहीं हुई थी, मतलब गेट से पहले वो मेरी मार्कशीट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आपकी वहाँ जो आपने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन वहाँ दे चुके हो आप मार्कशीट्स के थ्रू। मेरी 9 CGPA थी एनएलयू में, तो वो ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके थे, तो वो ऑलरेडी इतने पॉजिटिव थे मेरे एंट्रेंस से पहले मुझे लेकर कि हाँ मतलब इसमें मतलब फ्लक्चुएटिंग है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है करने की। मतलब मेरी CGPA स्टार्टिंग में 8.21 थी, 9.67 तक वो जा रही थी। तो वो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि आपके हिसाब से आपकी मतलब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फ्लक्चुएटिंग है आपकी CGPAs? तो मैंने बोला इंक्रीजिंग है, वो हंस रहे थे, कहते फ्लक्चुएटिंग है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मतलब ऐसे है कि अपना लास्ट ईयर भी वो मत करो, लेकिन उसके बाद जब तुम करो ना तो मतलब 26 मई 22, मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि मेरा कोर्स एनएलयू का उस दिन कंप्लीट हुआ था और मैं उसी दिन कोचिंग आई थी। उस दिन के बाद से, उस दिन पहले से मतलब आज तक मेरा इंस्टा अकाउंट नहीं है। मैं अब बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा ही ये था कि वो जुडिशरी से स्टार्ट होना चाहिए सब कुछ। मजाक लग रहा होगा अभी सबको, लेकिन ठीक है। उसके अलावा अगर आप और भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट मतलब करते हो, अगर आपने जर्नी स्टार्ट करी है ना, तो उसका इतना डेडिकेटेड दो ना कि रिग्रेट्स के लिए टाइम ही ना बचे, बाद में नहीं लगे यार ये रह गया था या वो कर लेती तो मैं, या फिर इस बार मैं इंस्टा नहीं चलाऊंगी तो हो जाएगा। सब कुछ पहली बार में देख के देखो, शायद तुम्हें भी वापस से मिल जाएगा सब कुछ।
मैं समअप करूंगा बस एक छोटी सी बात से, ठीक है, फिर आप लोगों का क्वेश्चन है। मैं आई डोंट नो, मे बी ये मेरी पर्सनैलिटी का डिफेक्ट होगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या थोड़ा सा स्टबर्न हूँ या पता नहीं, जो भी है व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो। आई कीप ए डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस रखता हूँ मैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं बहुत कोशिश भी करता हूँ लेकिन वो हो नहीं पाता। मैं थोड़ा रस्टिक इसको कह सकते हैं पर्सनैलिटी है। लेकिन पूजा वॉज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच। आफ्टर द क्लास शी यूज टू कम, और ये अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, क्लास के बाद ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो आगे बढ़ के बात थोड़ा कम ही करता हूँ, लेकिन मैं 10 बार बोलता हूँ 11 से 1 आपका समय है, खूब क्वेश्चन पूछिए। आपको कोई डाउट हो उस समय नहीं होता है, कॉल बैक आएगा, ठीक है। अपने कोई भी लॉ का मामला है, ठीक है, अगले दिन पूछ लीजिए, बट यू कम, यू टॉक, नॉट मतलब दिस इज ए लॉन्ग जर्नी, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स IQ ऑफ लॉ बट EQ ऑल्सो, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, मैं देखा मतलब जो लोग मेरे टच में हैं, आई डोंट नो, लक होगा या वही लोग आते होंगे, बाकी लोग पढ़ते नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट पीपल गेट सिलेक्टेड, है ना। और आप लोग भी मतलब ठीक है, यू कैन हैव लिटिल बिट इनिबिशन, क्योंकि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन हु सेज 24 आवर्स आई एम अवेलेबल, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आई रेस्पॉन्ड एंड यू कम। आपका कोई भी पढ़ाई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यू कम। एंड पूजा वॉज वेरी रेगुलर, नॉट ओनली हर, 1 or 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम NLU ओनली, मतलब इनका ग्रुप था, ठीक है, दे वर क्वाइट रेगुलर इन कमिंग, आस्किंग डाउट्स, क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स इफ एन एकेडमिक गुड डिस्कशन टेक्स प्लेस, इट इज ऑफ कोर्स अ गुड थिंग, ठीक है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ। आप में से एक जना क्वेश्चन पूछना हो, इंटरव्यू कैसे गया, कुछ हो इंटरव्यू, अरे यार फील फ्री, अभी बोला मैं, फील फ्री रही है ना। एक आध को शुरू कर देता हूँ फिर हम चले जाएंगे, इसलिए मैं एक बार, लेट्स स्टार्ट द इंजन एंड लेट्स मूव आउट, दैट्स ऑल। हाँ हाँ मैडम पूछिए। क्वेश्चन पहले रिपीट करना। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इंटरव्यू का, ठीक है, उन्होंने मतलब ये दोनों ही था, इजी भी था मेरे लिए और डिफिकल्ट उन्होंने बना दिया, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा फर्स्ट क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन परेड बता दो, तो मैंने बता दिए प्रोविजंस की, सर 54A CRPC, ठीक है, 291A में भी दे रखा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होता है। फिर वो चुप थे तो मुझे लगा और बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि पर्सन्स की भी होती है, थिंग्स की भी होती है, इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए होती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ठीक है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है मैंने बोला सर सब्सटैंटिव वैल्यू नहीं है। वो सुनना चाहते थे कोरैबोरेटिव वैल्यू है, ठीक है, मैंने उसको सब्सटैंटिव वैल्यू नहीं है ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने सिचुएशन 1 क्रिएट करी, मैंने उसको मतलब हंसते हंसते मतलब आंसर कर दिया। आप लोग अब क्वेश्चन पूछिएगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन वाले ध्यान रखना भैया, वीडियो ऑन रहनी चाहिए। एक बार राजीव वर्मा जी को अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करो, आज टू अनम्यूट। हाँ हेलो मैम, भैया आप सब, मैं और नवीन सर आर गिविंग यू पर्सनल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम हियर, ठीक है। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, you have not grabbed the opportunity of Monday and Tuesday. I told you if you remember कि Monday और Tuesday की क्लास कर देते हैं, ठीक है, तो वो अब क्या है मामला, 1 हफ्ता हो गया उस बात को, ठीक है। तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, इस हफ्ते ही और रहेगा, तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आस्क एनी क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वी बोथ आर नॉट देयर, ठीक है। फील फ्री ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है मैम। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मैम हिंदी और इंग्लिश इस बार मेंस में उसके मार्क्स बहुत कम आए हैं, जैसे कि प्रीवियस पहले आते रहे हैं उससे मतलब इस बार बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, तो वो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे मेंटली, पहला क्वेश्चन। और सेकंड मैम ये है कि अ, जैसे हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस मेंस में या फिर प्री में हमारे कैसे काम आ सकती है, आंसर राइटिंग में भी। और ये फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा ये था कि लैंग्वेज पेपर्स को कैसे डील करना है, जी जी मतलब जुडिशरी के अकॉर्डिंग। तो पहली चीज तो प्री और मेंस का सिलेबस डिफरेंट है हमारा। तो जब आप प्री के लिए अगर कोई क्लासेस ले रहे हो तो वो क्लासेस ही इनफ है, मतलब आरजेएस की हिंदी की जो प्री के जो होता है ना, वो बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर समास पढ़ रहे हो तो ठीक है ये बनेगा और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि स्कोप बहुत बड़ा है।
लैंग्वेज में जो भी आप क्लासेस ले रहे हो या जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, तो मतलब वो इनफ होती है प्री के लिए। मेंस में जाके ये हो जाता है कि क्या टॉपिक्स बनेंगे और कैसे करोगे आप। तो मेंस के टाइम पे ये है कि एक न्यूज़पेपर का, राजस्थान पत्रिका का एक आता है एडिटोरियल वाला, ठीक है, हाँ जी। अभिव्यक्ति के नाम से एक है। तो अगर आप उसको रीड करते रहोगे ना, तो आपको ये डील मतलब ये पता चल जाएगा कि वो भी शायद ऐसे का फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं। मतलब जो भी करंट चल रहा होता है ना, वहां आता ही आता है, ये कंफर्म ही है मतलब। और अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी मतलब देखते हो, द हिंदू भी अच्छा है मतलब इंग्लिश के लिए, बट वो बहुत ऐसे टफ लैंग्वेजेस में आता है और एट टाइम्स वो क्रिटिसाइज करते हैं। और ऐसे में ऐसा सिखाया जाता है कि क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको कोई भी टॉपिक हो उसको पॉजिटिव एंड करना है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख रहे हो तो इस वे में लिखना है कि उनको ये ना लगे कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव लिख रहे हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए और राजस्थान पत्रिका का अभिव्यक्ति वाला आता है। और हाँ अभिव्यक्ति जी। वाले उसमें तो मतलब 4 कॉलम्स आते हैं अलग अलग। तो ऊपर वाला कॉलम सबसे छोटा होता है, वो रिसेंटली मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया हो तो उसके ऊपर आ जाएगा वो, या फिर मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर क्या करना चाहिए वो आ जाता है। नीचे अगर आपका फॉरेन का भी आ जाता है कई बार, और फिर इंडिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड आ जाता है, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। हाँ, तो उसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो कि जितनी भी आपकी ऐसे की बुक्स है ना, तो सिर्फ एक को पढ़ लो कि टॉपिक्स क्या क्या रिपीट होते हैं। इस बार ऐसा होता है कि फिलोसफिकल टॉपिक ज्यादा थे, कि जैसे जज स्पीक्स टू द पेन्स करके, तो इसमें सोचने में इतना टाइम लग जाता, मतलब क्या लिखोगे आपकी जज अपने पेन्स के थ्रू बोलते हैं, मतलब कुछ लोग इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते, इसीलिए इंग्लिश की जैसे मेरी भी मार्क्स 11 ही है, बट मतलब ठीक है, वो मतलब हो गया जैसे भी। लेकिन मतलब वो वाली चीज है कि आप उसको इंटरप्रेट अच्छे से नहीं करोगे ना, तो वहीं जीरो था। काफी लोगों की 26 मार्क्स है हिंदी में, फिर जीरो मिला है उन लोगों को इंग्लिश के अंदर। तो इसी बार इतनी टफ चेकिंग थी, मतलब अदरवाइज मतलब मेरे सीनियर्स का मतलब ऐसा हुआ है कि वो 24 एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इंग्लिश में, तो उनको 24 मिले ही मिले हैं। और हिंदी में भी यही, हिंदी में तो कभी इतनी होती नहीं है, क्योंकि हिंदी यहाँ पे ना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे लेवल की चाहिए आपको, बट पास होने के लिए तो सबको करना ही पड़ता है ना। तो आप पहले तो प्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, ऐसे इसके लिए मतलब ये 2 चीज कर लोगे अभी से तो बेटर है। क्योंकि मतलब मैं भी ना खुद से ऐसे नहीं लिख पाती थी, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि यार बेस्ट लिखूं, तो अच्छा लिखने की ट्राई करते थे। तो पहले पढ़ना स्टार्ट करो, शायद आपके दिमाग में जब कंटेंट होगा तो आप उसको वहां फॉर्म कर पाओगे, आप उसे एग्जांपल से सपोर्ट कर पाओगे।